नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 16 जून 2024 को आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के पर्यावरण खंड से आए हुए प्रश्नों का उत्तर एवं व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के मैं प्रश्न पत्र 1 का सेट डी ले रहा हूं इस लेक्चर के लिए, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि सेट क्रमांक के अनुसार प्रश्नों का क्रमांक भी परिवर्तित रहता है। मैं इस लेक्चर में सेट डी के अनुसार ही प्रश्नों का क्रमांक रखने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्यावरण खंड में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, अर्थात प्रश्नों का टॉपिक वाइज हम एक ब्रेकअप देखते हैं और फिर एक एक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि टॉपिक वाइज प्रश्नों की संख्या, अर्थात मैंने 2 टेबल बनाया। एक टेबल में टॉपिक लिखा और एक तरफ लिखा मैं प्रश्नों की संख्या। देखिए इस बार सबसे अधिक प्रश्न प्रजातियों एवं जैव विविधता से आया है। स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी से 6 प्रश्न आए हैं इस बार। फिर पर्यावरणीय पोल्यूशन या पर्यावरणीय प्रदूषण से 3 प्रश्न आए हैं। ऐसे ही जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से 2 प्रश्न आए हैं। और पारितंत्र में बेसिक कंसेप्ट जो होता है, एकदम बेसिक जो कोर कंसेप्ट होता है, उससे पारितंत्र से 2 प्रश्न आए हैं। और पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं उनसे संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। और एक प्रश्न आया है पर्यावरणीय कानून या नियम से। तो पर्यावरणीय कानून व नियम से 1 प्रश्न आया है। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण खंड से कुल प्रश्नों की संख्या 16 हो जाती है। अर्थात वर्ष 2024 के यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण खंड से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। कई जगहों पे 1-2 प्रश्न कोई भूगोल में, ज्योग्राफी में या अलग सब्जेक्ट में ले लेता है, बट हमारे अकॉर्डिंग 16 प्रश्न पूछे गए हैं एनवायरमेंट में, अर्थात पर्यावरण में। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए और फिर हम एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला प्रश्न आया है वो सेट डी के अनुसार प्रश्न नंबर 30 है। क्या बोलता है प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। एक संस्थान है, एक एजेंसी है अमेरिकी बेस्ड, जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। 1970 में इसका गठन हुआ था। इसके अनुसार पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो एक प्रदूषक होता है, उस सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम इंसाइट लेते हैं तो आपको आंसर हल करना आसान हो जाएगा। इसका इंसाइट क्या है, देखिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ऑक्साइड का सबसे बड़ा भाग मानती है प्रदूषक का। और इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है हमारे पर्यावरण में, लेकिन इसकी मात्रा इसकी तुलना में बहुत कम होती है। इसकी तुलना में, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अब पर्यावरण में कहाँ से रिलीज होता है, कैसे ये उत्सर्जित होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है बिजली के संयंत्र से, अर्थात पावर प्लांट जो हैं इलेक्ट्रिक के, वहाँ से सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है।
उसके बाद औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होता है। जैसे मान लीजिए कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हम कर रहे हैं, अयस्क से, ओर से मेटल्स, ओर से धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमको ऊर्जा की आग की जरूरत पड़ती है। तो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण इत्यादि क्रियाएं जो औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक कारण हैं, इनसे भी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से भी काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेन के इंजन हैं, वो इंजन लोकोमोटिव इंजन बोलते हैं, वो चलते हैं तो उनके द्वारा भी उत्सर्जन होता है। जो फ्यूल पर अर्थात परंपरागत जो ईंधन हैं, क्रूड ऑयल्स पर चल रही हैं, जीवाश्म ईंधनों पर जहाज व अन्य मोटर वाहन चल रहे हैं, उनसे भी उत्सर्जन होता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में किससे उत्सर्जन होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जन किससे होगा? विद्युत संयंत्र। देखिए यहाँ पे है, तो डी इसका सही आंसर होगा कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी के बहाव का उपयोग करके टरबाइन घुमा के बनाते हैं, उनसे नहीं उत्सर्जित होता, लेकिन जो कोयले का प्रयोग करके कर रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। देखिए अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण होता है लेकिन कम होता है, अभी समझाया मैं आपको। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, अभी समझाया, इससे भी होता है लेकिन कम होता है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन, लोकोमोटिव बोलते हैं, उन इंजनों से भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो सबसे अधिक मात्रा के लिए आंसर हो जाएगा डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 46 था सेट डी के अनुसार। और क्या बोल रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ 46 था। और क्या बोल रहा है प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। ये न्यूज में भी रहा था। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता या न्यूट्रलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, प्राप्त करने का आशय रखता है। और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। जितनी भी उसकी प्रौद्योगिकी उद्योगों में चल रही हैं, सब स्वच्छ ऊर्जा पर चलें, अक्षय ऊर्जा पर चलें, ये जो जीवाश्म ईंधन है इस पर न चले। अब ये दो कथन दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में इंसाइट लेते हैं, फिर हल करेंगे तो आराम से आपको बात समझ में आएगी। देखिए यूरोपीय संघ अप्रैल 2024 में अर्थात इसी वर्ष नेट जीरो इंडस्ट्री अधिनियम को मंजूरी दी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, पहला सही हो गया। ग्रीन डील एक योजना है यूरोपियन यूनियन की जो उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग से संबंधित है। और इसमें यह लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक, ये 30 है, 2030 तक 40% हम वो क्या कर लेंगे, स्वच्छ ऊर्जा से अपने उद्योगों को चलाने लगेंगे। और 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक प्राप्त करने का उनका लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2040। तो देख सकते हैं कि ये इसलिए ही गलत हो जाता है। कार्बन तटस्थता, नेट न्यूट्रलिटी के लिए उन्होंने 2050 का समय तय किया है, यहाँ 2040 बोला है, तो ये कथन हो जाता है गलत। और जब ये कथन गलत हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। और प्रश्न नंबर 61 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए
जीव सिकाड़ा, आपको पता है कि ऐसे जीवों से, पादपों से यूपीएससी एक दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है और कई बार ये टफ हो जाते हैं क्योंकि हम अगर पढ़े नहीं हो तो। जीव सिकाड़ा, और वैसे भी इतने जीवों पर न्यूज आता है, कितना याद करेंगे। तो जीव सिकाड़ा, जिसको साइकेड़ा भी कई बार कहा जाता है, मंडूक फुदक मतलब मेढक की तरह फुदकने वाला, फ्रॉग हॉपर, और ताल बिसर्पी या पौंड स्केटर क्या है। बोल रहा है कि पक्षी है, मत्स्य है, कीट है या सरीसृप है। तो ध्यान रखिए कि ये तीनों ही कीट हैं। अब कीट हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका, कीड़े हैं तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि सिकाड़ा जो है ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीटों की 3000 से अधिक परिवारों की एक प्रजाति है। तो कीट है ये। सामान्यतः ये उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थिति इसकी पाई जाती है, लेकिन ये रेगिस्तान में भी पाया जाता है, और भी जगहों पे पाया जाएगा। सामान्यतः ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको धार्मिक प्रतीक के रूप में भी कई जगह यूज किया जाता है, और मनुष्य और अन्य जीवों के भोजन के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। तो ये सिकाड़ा की बात हो गई। मंडूक फुदक, ये भी एक कीट है, लेकिन इस कीट में अपनी लंबाई से कई गुना अधिक कूदने की सक्षमता होती है और इसीलिए इसको मंडूक फुदक बोलते हैं। ताल बिसर्पी एक गेरिडी परिवार का कीट है, अर्थात ये तीनों ही कीट हैं। तो ये अगर आप समझ गए तो यहाँ देख के आंसर आराम से बोल सकते हैं कि कीट है। अपेक्षाकृत मैथ तो इस प्रश्न को बहुत टफ मानूंगा, क्योंकि इतनी चीज़ें ऐसे कीटों के बारे में साल भर में हम पता नहीं कितना पढ़ते हैं, सारे मेमोराइज करना एग्जाम में बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 62 है सेट डी में, और ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम, जो च्युइंगम खाते हैं हम, च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। और कथन 2 बोल रहा है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद या गम बेस, जो बेस बनाते हैं ना बनाने के लिए, उसमें स्वीटनर मीठा तो रहता ही है, लेकिन बेस जो लगाया जाता है तो बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। और बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। थोड़ा सा पहले इंसाइट लेते हैं इस पर, फिर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, च्युइंगम में कृत्रिम मिठास डाला जाता है, देखते हैं आप, मीठा होता है, कलर डाला जाता है, उसके बाद फ्लेवर कुछ डालना है तो फ्लेवर भी डालते हैं, और इसमें गैर जैव निम्नकरणीय, मतलब जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता है पर्यावरण में, नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर से इसको निर्मित किया जाता है। इसको फेंकते हैं जब हम खा के, इसका रेसिड्यू जो भी बचता है उसको फेंकते हैं तो उसको च्युइंगम कचरा बोलते हैं, और इससे च्युइंगम प्रदूषण होता है। प्रत्येक वर्ष एक अनुमान के आधारित 105 टन प्रति वर्ष ऐसा कचरा जमा होता है हमारे पर्यावरण में, और इसको बनाने के लिए जो आधार प्रयोग किया जाता है वो पॉलीविनाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्लास्टिक है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात गैर निम्नकरणीय है या गैर जैव निम्नकरणीय है, आसानी से या कुल मिला के पर्यावरण में वो विघटित होता ही नहीं है। तो ये इंसाइट देखने के बाद आंसर आप बड़ा अच्छे से कर सकते हैं कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण के स्रोत हैं। डेफिनेटली कचरा बनता है और इससे प्रदूषण बनता है, सही है। अनेक च्युइंगम में गोंद या गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, तो आप देख सकते हैं कि पॉलीविनाइल एसीटेट होता है जो प्लास्टिक है, तो ये भी सही है, और दोनों सही हैं तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इंसाइट और प्रश्न का हल दोनों ही बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न था 63 नंबर का, जो सेट डी में 63 इसका नंबर था। अलग सेट में अलग क्रमांक हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ यहाँ पे क्षेत्र मतलब क्रम संख्या है ये, देश और अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु। ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में क्या इंड्री नाम का जंतु पाया जाता है। इंडोनेशिया में क्या एल्क नाम का जंतु पाया जाता है। मेडागास्कर में क्या बोनोबोस नामक या बोनोबो नामक जीव पाया जाता है। देखते हैं, थोड़ा पहले इनसाइट लेते हैं और फिर हल करते हैं। अपेक्षाकृत टफ क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न टफ होते हैं, इसको छोड़ देना ही बेहतर होता है मेरे हिसाब से। बाकी कंफर्म आ रहा है तभी हल करें आप। इंड्री मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाने वाला पतला व लंबे पैरों वाला प्राइमेट है। केवल मेडागास्कर के उत्तरी पूर्व में ये पाया जाता है, लुप्त प्राय है और इसलिए कानून द्वारा संरक्षित है। तो कुल मिला के इंड्री ब्राजील में नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर में, मेडागास्कर, और इसलिए ये तो हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, एल्क। एल्क तेज धावक है, तेज दौड़ता है और लाल हिरण की सबसे बड़ी व उन्नत प्रजाति है। उत्तरी अमेरिका व मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया, एल्क कहाँ बोल रहा है, इंडोनेशिया में बोल रहा है, तो इंडोनेशिया में तो पाया नहीं जाता ये, तो ये भी गलत हो गया। अब बोनोबोस या बोनोबो, ये चिंपैंजी के जैसा दिखता है। चिंपैंजी जो मानव का प्राइमेट कहा जाता है, पूर्वज कहा जाता है, चिंपैंजी जैसा है और इसका डीएनए भी चिंपैंजी से 98.7% मिलता है। मानव के करीबी पूर्वज है ये, जैसे चिंपैंजी, बंदर, ये हमारे मानव के करीबी पूर्वज हैं, वैसे ही ये भी करीबी पूर्वज हैं। कांगो नदी के दक्षिण के जंगलों में पाया जाता है। कांगो नदी आपको पता है अफ्रीका में है, तो कांगो नदी के दक्षिण के, और कांगो देश भी बोल सकते हैं, कांगो देश से होकर गुजरती है नदी, तो कांगो देश, कांगो गणराज्य बोलेंगे, कांगो गणराज्य के कांगो नदी के दक्षिण के जंगलों में पाए जाते हैं ये। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1929 तक इनको एक अलग प्रजाति माना ही नहीं जाता था, इनको चिंपैंजी ही माना जाता था। तो ये इनसाइट देखने के बाद आप आंसर आराम से कर सकते हैं। बोनोबोस कहाँ पाया जाता है, कांगो गणराज्य में। मेडागास्कर गलत है, कहाँ पाया जाता है ये, कांगो गणराज्य में, कांगो गणराज्य में। तो तीनों ही गलत हैं। जब तीनों ही गलत हैं तो डी कोई नहीं, एक भी सुमेलित नहीं है, तो डी कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 64। क्या प्रश्न बोल रहा है, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। देखते हैं कि सही है या गलत। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि अर्थात फंड प्राप्त कराना है। थोड़ा इंसाइट लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। विश्व शौचालय संगठन 2001 में स्थापित हुआ था। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, इसलिए यूएन की एजेंसी है, नहीं है। 2001 में विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन की स्थापना किया इसने, और 2005 में विश्व शौचालय कॉलेज की स्थापना इसने किया। और इसका लक्ष्य क्या होता है, विकसित एवं अल्प विकसित देशों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए उनको फंड की व्यवस्था कराना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इनसाइट देखने के बाद पहला सही है, पहला गलत हो गया क्योंकि यूएन का ये एजेंसी नहीं है। दूसरा सही है और तीसरा भी देख सकते हैं आप सही है। तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, दूसरा और तीसरा ये सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। तो डी इसका सही आंसर होगा। आप इनसाइट को देखते हुए प्रश्न को हल करेंगे, आराम से हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 65। और प्रश्न नंबर 65 क्या बोल रहा है कि सिंह की कोई, अर्थात शेर, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। थोड़ी भी समझते हैं इस बात को। सिंह क्या है? सिंह जो है एक उच्च स्तनधारी जीव है, उच्च स्तनधारी जीव है। और आपको पता है कि उच्च स्तनधारी जीव का कोई प्रजनन काल नहीं होता है, कोई प्रजनन काल नहीं होता, बल्कि वर्ष भर ये प्रजनन कर सकते हैं, वर्ष भर ये प्रजनन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि चीता जो होता है वो दहाड़ता नहीं है बल्कि गुर्राता है। चीता दहाड़ता नहीं है बल्कि ये क्या करता है, इसके बोलने को हम बोलते हैं कि गुर्राता है ये। तो ये सही है। अगला है नर सिंह, नर शेर से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। ये एकदम गलत है। आपको पता है कि बिल्ली प्रजाति के जो जीव हैं ये गंध के द्वारा, खासकर अपने यूरिन के द्वारा अपने क्षेत्र का सीमांकन करते हैं। तो ये बात आप डेफिनेटली सुने ही होंगे। तो ये मध्यम टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 66 नंबर का, और ये क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? सारे मैं ऑप्शन पढ़ूं उससे पहले एक इनसाइट देख लेते हैं कि 100 मिलियन फार्मर्स या 100 मिलियन किसान विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रारंभ किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रारंभ किया गया है ये। और क्या इसका लक्ष्य है? तो 2030 तक जलवायु व प्रकृति के अनुकूल कृषि प्रथाओं एवं जल प्रणालियों को बढ़ाने हेतु सामूहिक कार्यवाही पर बल देना, ये इसका कार्य है, ये इसका लक्ष्य है। और इतनी बात अगर हम समझ गए तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं, आंसर तो आपको मिल ही गया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेता विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। गलत, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। और ये देखिए क्या है, यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों तथा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें अनेक उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिले। ये भी गलत है। बी हमने पढ़ लिया है। ए पढ़ते हैं कि यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। तो एकदम सही आंसर है, बी से कंफ्यूज नहीं होना है, बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो इस इनसाइट से आप देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 68, और ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। टफ क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत ये टफ क्वेश्चन है। इसका इंसाइट मैंने यहाँ दिया है। अंजीर, अंजीर पर एक जीव है जिसका नाम है अंजीर ततैया, इंग्लिश में बोलते हैं फिग वास्प। अंजीर ततैया ये एकमात्र कीट है जो अंजीर को परागित करने में सहायता करता है। सह विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है इन दोनों के बीच में। कैसे? ततैया अंजीर के
फल के अंदर अंडे देती है, तो इसका ये लाभ है। और इस प्रक्रिया में ही यह पेड़ को परागित भी कर देती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर अगर आपको पता है तभी लगा पाएंगे, यहाँ तुक्का नहीं लग सकता, इसलिए अपेक्षाकृत टफ प्रश्न है। अंजीर इसका सही आंसर है, फिग। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई इनसाइट के माध्यम से। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 69 है, और 69 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक या मेढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं। अब देखिए विषाक्त जातियों का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। एक तो होता है कि किसी जीव में विषाक्त कोई ग्लैंड हो, ग्रंथि हो, जिससे विष निकलती हो। और एक ये है कि आप कुछ खाकर आपके अंदर विष क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पे दोनों को विषाक्त मानेंगे। ग्लैंड है तब भी मानेंगे, और शरीर में विषाक्त चीजें जमा होकर अगर किसी को विष फैला सकते हैं तो उसको भी हम विषाक्त मानेंगे। थोड़ा इंसाइट ले लीजिए। तितली की एक प्रजाति है निम्फालिडे प्रजाति। ये अपने लार्वा चक्र के दौरान पौधों के खाने से विषाक्त पदार्थों का जमा कर लेती है अपने अंदर। उदाहरण के लिए मोनार्क तितली, ये जहरीली होती है। मछली, ब्लोफिश, टोड, बैलून फिश और भी बहुत सी हैं। ये टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक न्यूरोटॉक्सिन या नर्व विष क्या करती हैं, इनके अंदर पाया जाता है। मेढक का एक प्रजाति है, सारे मेढक नहीं, एक मेढक की प्रजाति है डेंड्रोबेटिडे परिवार के। ये एक विषाक्त कीट खाते हैं, छोटे जीव खाते हैं, और इससे इनके अंदर विष की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे तीनों के तीनों विषैली हैं, कितनों में विषाक्त जातियां हैं। तो इस तीनों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, सभी तीनों। तो सी इसका सही आंसर होगा। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। और प्रश्न नंबर 70 क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन। अब बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं। भारत का नेटिव कौन सा है, तो काजू जो है ये ब्राजील का है। पपीता जो है उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का नेटिव है, भले ही इंडिया में पाया जाता है। लेकिन लाल चंदन जो रक्त चंदन होता है ये भारत का नेटिव है, अर्थात भारत का स्थानीय पादप है, पौधा है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी हैं, रक्त चंदन केवल एक, तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी मध्यम प्रकृति का था, बहुत टफ नहीं बोल सकते, बहुत आसान भी नहीं बोल सकते। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 76, जो बोलता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि है। पीठ आपको पता है, जहां पर कार्बन को अवशोषित किया हुआ है जो भूमि, उसको बोलते हैं पीठ भूमि। पीठ भूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसके संभाव्य विनाश से, अगर वो विनाश हुआ तो वो पूरा कार्बन क्या होगा, बाहर आएगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो जाएंगी। तो वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। थोड़ा सा इसका इंसाइट लेते हैं पहले। कांगो बेसिन के बारे में देखें तो कांगो, आपको पता है कि कांगो गणराज्य एक देश है अफ्रीका का, और वहीं कांगो के पास 6 देशों में फैला हुआ है कांगो बेसिन, जो कांगो नदी है। इसमें 29 बिलियन टन कार्बन जमा है, और ये वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 3 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है लगभग 3 वर्ष के बराबर है। और प्रति वर्ष ये क्या करता है, 1.5 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करता है। समझ सकते हैं कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये विनष्ट होता है तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो इतना अवशोषण कम हो जाएगा, और इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा तो वैश्विक तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो
सॉरी, यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगो बेसिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। और प्रश्न नंबर 77 क्या बोलता है, देखिए कि कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर फ्लोरोएल्किल और पॉलीफ्लोरोएल्किल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार तो करेंगे लेकिन पहले थोड़ा इनसाइट देखते हैं। तो PFAS इसने भी शॉर्ट नेम दिया है। तो PFAS पानी या गर्मी के प्रति असाधारण प्रतिरोध है इसका, और इसलिए पैकेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन व फ्लोरीन की एक श्रृंखला है ये, इसीलिए इसको PFAS बोल रहे हैं। आसानी से विघटित नहीं होता है, अर्थात बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। और पशुओं के शरीर में जैव संचयित हो जाता है। जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि पशुओं के शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा हो जाना। तो अब देखते हैं यहाँ PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सही, क्यों? क्योंकि ये पानी या गर्मी के प्रति असाधारण प्रतिरोध होता है इनमें। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत या डिग्रेड नहीं होते, तो पानी के प्रति देखिए प्रतिरोधक है, इसलिए ये डिग्रेड नहीं होता पर्यावरण में। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, इसकी मात्रा इकट्ठी हो सकती है, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे हम देख रहे हैं सही है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? D 1 2 3 3 दिया है और तीनों के तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर D होगा 1 2 3। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स, कांतर, मक्खियां, दीमक, बर। क्या बोल रहा है कि उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार में परजीवी व्याध जातियां, पैरासाइट स्पीच पाई जाती हैं? अब परजीवी का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि परजीवी का मतलब होता है परजीवी का मतलब होता है जो किसी अन्य जाति पर, जो किसी अन्य जीव के अंदर रह के अपने पोषण को प्राप्त करे, अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करे। और ऐसे पोषण प्राप्त करते करते धीरे धीरे वो क्या करता है, जो जिसके अंदर रहता है उसको बोलते हैं मेजबान। तो उस मेजबान को क्या कर देता है? मार भी देता है, और ये होता है मेहमान परजीवी। जैसे इंसान के पेट में कृमि पाई जाती हैं, वो भी परजीवी हैं। तो जो अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा है बल्कि किसी के खाए पिए चीज़ों से या किसी के शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, मक्खियों में भी पाया जाता है, दीमक में भी, बर में भी। इसका मतलब सभी 5, D इसका सही आंसर होगा। ये भी अपेक्षाकृत टफ प्रश्न था, लेकिन अगर कॉमन सेंस हम लगाएं तो हम सोच सकते हैं कि परजीवी इतने छोटे हैं जो डेफिनेटली इन सभी में पाए जा सकते हैं, तो इन सभी में पाए जा सकते हैं। इसका आंसर D है, सभी 5। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ जो 79 है। ये बोल रहा है कि 1 मिनट में देख लूँ, प्रश्न तो नहीं छूटा कुछ, नहीं, ठीक है। तो 79 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी या हॉर्स ग्राम बोलते हैं, सोयाबीन, उपयुक्त में से कितने मटर कुल या मटर फैमिली के हैं? देखिए, मटर फैमिली के जो पौधे होते हैं, मटर परिवार का जो पौधा होता है, आपको पता है कि उसमें बीज होता है, बीज के ऊपर वो कवर होता है, और इसको आप देखेंगे तो फैबियास भी ऐसा कुछ बोलते हैं। फैबियास भी इसको कहा जाता है, अफाबास भी बोलते हैं इसी मटर कुल के परिवार को, और ये तीनों ही इसी फैमिली से आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीनों। तो सामान्यतः ऐसे प्रश्न आते हैं तो पूरा सही हो जाते हैं, सभी सही होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है।
यहाँ पे ये तीनों हैं। थोड़ा अगर आप देखें हो तो आपको पता है सोयाबीन भी वैसा ही होता है, कुल्थी देखेंगे वो भी ऐसा होता है, और मूंगफली भी वैसा ही होता है, छिलके के अंदर वो ढका होता है, दाने होते हैं। तो ये अगर देखे हो तो आराम से आप बता सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, और ये पर्यावरण का वर्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न का अंतिम प्रश्न है ये, सेट डी के अनुसार। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार, देखिए क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है, वर्मीन श्रेणी में रखा गया है। थोड़ा समझ लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आपको पता है कि संशोधित कर दिया गया है। और संशोधन कर दिया गया है जब इसको, तो पहले इसमें 6 अनुसूची हुआ करती थी, से 6 अनुसूची हुआ करती थी, जिसमें एक अनुसूची वर्मीन या पीड़क जीव का हुआ करता था, वर्मीन जीव या पीड़क जीव का हुआ करता था, पीड़क जीव का हुआ करता था। लेकिन अभी संशोधन के बाद इसको 4 अनुसूची केवल रहने दिया गया है, और इन 4 अनुसूचियों में पीड़क जो जंतु हैं या जीव हैं, इस कैटेगरी को ही हटा दिया गया है। लेकिन ये प्रश्न ये हुआ है हाल ही में, जबकि ये प्रश्न डेफिनेटली 2023 को मान के, मतलब संशोधन से पहले को मान के हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसी हिसाब से तो हम पहले मान के चलेंगे और इसको सही रखेंगे कि हाँ ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स जो थी वो पीड़क जंतु में ही रखा गया था। तो हम संशोधन से पहले की बात मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो पीड़क जंतु का कैटेगरी ही खत्म हो गया है, तो कैटेगरी खत्म हो गया तो प्रश्न नहीं आया होता। कथन 2 है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। एकदम गलत बात है, अन्य जंतुओं का रक्त नहीं पीता है ये, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। सी इसका सही आंसर होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रारंभिक परीक्षा 2024 के पर्यावरण खंड से आए हुए प्रश्नों का उत्तर और व्याख्या देख चुके हैं। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आप पढ़ाई करते रहिए। और ज़्यादा जानकारी जाननी है तो आपको राउज आईएएस के कैंपस वेबसाइट पर जाना है, कंपस वेबसाइट। उस कंपस वेबसाइट पर जाके आप और ज़्यादा अच्छे से इनका आंसर पढ़ सकते हैं, लिंक देख सकते हैं प्रूफ के साथ, और पढ़ाई करते रहिए। राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।